हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी उर्फ अली गुरशास्प 1296 से 1316। इसका टाइमिंग होता है अपने चाचा को मारकर और ये गद्दी पर बैठता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके जो सैन्य अभियान है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक है, उन दोनों को ही हम बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। उत्तर भारत पर जो इसकी विजय रही है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो नीति थी वो विस्तारवादी थी। और उत्तर भारत विजय पर इसने दो सेनापतियों को, नाम था उनका उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों को नियुक्त किया था। और जो पहला सैन्य अभियान होता है 1297 में गुजरात पर होता है। तो ये सीक्वेंसिंग में मैं बताऊंगी कि गुजरात पर होता है, उसके बाद रणथंभौर। तो किस तरीके से ये सीक्वेंसिंग आपको याद रखना है, टाइमिंग याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, उत्तर भारतीय राज्यों के प्रति अलाउद्दीन की नीति कैसी थी? विस्तारवादी थी। इस नीति के अंतर्गत उसने इन राज्यों को विजित कर उन्हें अपने अधीन बनाया। विस्तारवादी थी तो अधीन बनाए गए, जीता और फिर उसको मिला लिया, ठीक है। अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजय में उसके दो सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां के नाम याद रखना है आपको। मुख्य रूप से भाग लिया इन दोनों सेनापतियों ने। अलाउद्दीन द्वारा उत्तर भारतीय राज्यों पर आक्रमण करने का जो क्रम है, इन क्रम को आपको रट लेना है। सबसे पहले होता है 1297 गुजरात, सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद आता है 1297, फिर आता है आपका 1301 में रणथंभौर, फिर आपका आता है चित्तौड़, फिर आपका आता है मालवा, एंड फिर आपका आता है सेवान, एंड फिर लास्ट है आपका जालौर, ठीक है, जीआरसी एमएसजे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन सा है? पहला गुजरात पर है, तो पहले हम गुजरात से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गुजरात है, अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान गुजरात पर होता है 1297 में। यहाँ पे कौन होता है उसके बारे में जानते हैं। वहां का जो शासक होता है गुजरात का, बघेला राजपूत रायकर्ण द्वितीय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रायकर्ण द्वितीय होता है, जिसकी राजधानी क्या है? अनहिलवाड़ है, ठीक है। इस समय गुजरात की गणना भारत की शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में की जाती है। इस समय, जिस समय इसने सैन्य अभियान किया था यहाँ पे, तो गुजरात का जो गिनती होता था भारतीय राज्यों में, तो वो एक बहुत समृद्ध राज्यों में उसकी गिनती होती थी। यह भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पहला सैन्य अभियान गुजरात पर 1297, वहां का शासक कौन है? बघेला राजपूत रायकर्ण द्वितीय है, राजधानी अनहिलवाड़ है। इतना आपको रट लेना है। आगे बढ़े। इसका व्यापारिक संबंध ईरान, अरब देशों से था। ये जो गुजरात है, समृद्ध तो था ही, ठीक है। तो कैसे भाई? व्यापारिक संबंध इसके किससे थे? ईरान से थे, अरब कंट्रीज जो थी, अरब देश थे, उनसे थे, जो समुद्री मार्ग द्वारा संपन्न होता था। एक विवरण के अनुसार रायकर्ण द्वितीय के प्रधानमंत्री ने अलाउद्दीन को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ये जो रायकर्ण द्वितीय है, इसका प्रधानमंत्री जो था, उसने इनवाइट किया था इसको, अलाउद्दीन को, गुजरात पर आक्रमण के लिए, ठीक है। क्योंकि कर्ण ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को अपने नियंत्रण में ले लिया था, तो बदला लेने के लिए, ठीक है। अलाउद्दीन ने अपने दो योग्य सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारतीय विजय में ये दोनों महाशय जो है, नुसरत और उलुग खां, इन दोनों ने भाग लिया था, को गुजरात के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया। उलुग खां सिंध से प्रस्थान किया, मार्ग में जैसलमेर को लूटा, उस पर विजय की, जैसलमेर को लूटा और उस पर क्या किया? विजय कर लिया। उसके बाद अहमदाबाद के निकट राजा कर्ण ने उसका मुकाबला किया, परंतु परास्त हुआ। राजा कर्ण जो थे, उन्होंने मुकाबला किया, उससे लड़ाई की, बट हुआ ये कि वो जीत नहीं सके, वो परास्त हो गए। वह अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। रामचंद्र देव के यहाँ इन्होंने भागकर क्या किया? शरण ले लिया। उसके बाद राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी को बंदी बना लिया गया। जो कमला देवी थी, राजा कर्ण की जो पत्नी थी, उनको बंदी बना लिया गया। बेटी के साथ तो भाग गए साउथ, और फिर उसके बाद इनकी जो पत्नी थी कमला देवी, उसको बंदी बना लिया गया। उसे दिल्ली लाया गया, जहां वह अलाउद्दीन से विवाह कर उसकी प्रिय पत्नी बन गई। कमला देवी से जब उसको दिल्ली लाया गया बंदी बनाकर, तो अलाउद्दीन ने उससे विवाह कर लिया और
वो काफी करीब भी थी उसके, ठीक है। आक्रमणकारियों ने सूरत समेत गुजरात के अन्य कई प्रमुख नगरों और सोमनाथ मंदिर, जिसका कुमारपाल ने जीर्णोद्धार किया था, को लूटा और राजधानी अनिलवाड़ पर आक्रमण किए तथा खंभात में हिंदू मुसलमान जनता को भी नहीं बख्शा। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर इसको दोबारा से बनवाया गया था, है ना, 1025 में, जैसा कि आप जानते हैं इस पर आक्रमण हुआ था। तो खंभात में हिंदू मुस्लिम जनता को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी प्रताड़ित किया गया। तो ये था आपका गुजरात अभियान। आगे बढ़े, रणथंभौर दूसरा है रणथंभौर। रणथंभौर की अगर हम बात करें तो राजपूतों का सुदृढ़ गढ़ था। ये जो रणथंभौर, ये राजपूतों का सुदृढ़ गढ़ था। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इसे जीत लिया था, भले ही इन लोगों ने जीत लिया था, परंतु पुनः राजपूतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर पर चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रणथंभौर जो कि राजपूतों का सुदृढ़ गढ़ था, और भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश या इल्तुतमिश बोल लीजिए ने इसे जीता था, परंतु पुनः राजपूतों ने इस पर क्या किया था, जीत हासिल कर ली थी, उसे अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में कर लिया था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर पर चौहान वंशी, जब अलाउद्दीन इस पर आक्रमण करते हैं तो उस समय रणथंभौर पर कौन रहता है, चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन था। ये इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन के समय कौन था, चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन था। अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के विरोधी 9 मुसलमानों को अपने यहाँ शरण देना था। 9 मुसलमान जो जबरदस्ती बनाए गए थे, है ना, यहाँ पे आके 9 मुसलमानों का मैंने नवीन मुसलमानों का विद्रोह भी बताया था, है ना, जो खुम्स या लूट के धन को लेकर हुआ था। तो वही नवीन मुसलमानों को इन्होंने शरण दी थी, इसलिए हमीर देव से अलाउद्दीन की दुश्मनी हो गई थी और अलाउद्दीन ने इसीलिए यहाँ पे आक्रमण किया था। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था कि हमीर देव द्वारा जो नवीन मुसलमान थे, 9 मुसलमान थे, उनको शरण देना ही ये दुश्मनी का कारण था। 1299 में अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। सैन्य पर अधिकार करने के बाद इन्होंने रणथंभौर के निकट अपना शिविर लगाए। किले की घेराबंदी की गतिविधियों के निरीक्षण के दौरान गोफन द्वारा फेंके गए एक पत्थर से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। तो गोफन द्वारा एक पत्थर फेंका गया था और उससे नुसरत को चोट लगी होगी, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बाद तुर्क सेना में खलबली मच गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए हमीर देव ने उलुग खां पर आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में उसको लगा कि ठीक है, इधर उधर लोग भाग रहे, और इसने हमीर देव ने उलुग खां पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, नुसरत खां मर चुके हैं, उलुग खां पर आक्रमण हो गया, और जिसमें उलुग खां पराजित हुआ। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन ने 1300 ईस्वी में स्वयं रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाला। ये दोनों पे इधर उलुग खां जो है इस पर आक्रमण कर दिया गया, नुसरत खां मर चुके हैं, और फिर फाइनली अलाउद्दीन स्वयं जाता है घेरा डालने। लंबे समय तक घेरा डालने के बावजूद भी सुल्तान इस पर अधिकार नहीं कर सका। बहुत समय तक घेरा डाले रहा, लेकिन हुआ ये कि वो अधिकार नहीं कर पाया। अंत में होता क्या है, उसने हमीर देव के एक मंत्री रणमल को प्रलोभन देकर, जब ऐसे इसका काम नहीं चला तो इसने क्या किया, इन्हीं का एक मंत्री था रणमल, उसको प्रलोभन दिया, उसको लालच दिया, और उसके बाद उसे अपनी ओर मिला लिया। और इस प्रकार रणमल की धृष्टता के कारण अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। तो जो ये रणमल है, इसने गद्दारी की, और इसकी गद्दारी की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने में सक्षम रहा, मतलब कामयाब रहा, नहीं तो ये कर भी नहीं सकता था। ठीक है, तो 1301 की ये घटना है। चलिए, हमीर देव और उसके शरण में आए। अब ये जो हमीर देव है उसके शरण में आए जो 9 मुसलमान हैं, उनकी हत्या कर दी गई। मेन कारण ही यही था दुश्मनी का। इसी युद्ध में 9 मुसलमान मंगोलों ने हमीर देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अलाउद्दीन के विरुद्ध लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूत स्त्रियों ने हमीर देव की पटरानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर कर लिया।
तो ये जो रंग देवी थी, इन्होंने जौहर कर लिया। जौहर क्या था कि भाई जब इनको लगता था युद्ध होते थे, और युद्ध से जब इनको ये खबर आती थी कि परास्त हुए या पराजित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, तो ये बेचारी डर कर स्त्रियां क्या करती थी, जौहर कर लेती थी अपने आप को, मतलब आत्मदाह कर लेना एक तरीके से, है ना, क्योंकि इन्हें लगता था कि ऐसा ना हो जो आक्रमणकारी हैं वो आकर इनके साथ दुष्कर्म करे, इनको बंदी बनाए, इनके साथ गलत व्यवहार करे, तो इससे अच्छा है ये अपने आप को मार देना ही सही समझती थी। ठीक है। कवि अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ था। तो कबीर जो ये कवि अमीर खुसरो है, वो रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन के साथ ही था। ठीक है। और उसने अपनी एक प्रसिद्ध काव्य रचना में रणथंभौर के किले का वर्णन किया है। उस समय किए गए जौहर अनुष्ठानों का उल्लेख भी किया है। ठीक है। तो ये था आपका रणथंभौर। आगे बढ़े। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यहाँ पर गुहिलौत वंश के राजपूतों का शासन था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, और जो बात करें तो गुहिलौत वंश के राजपूतों का शासन था यहाँ पे। जनवरी 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा किले पर घेरा डाल दिया। तो ये घटना कब की है? 1303 की है। 1301 में तो आपने देखा रणथंभौर। ठीक है। उस समय वहां का शासक राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। अमीर खुसरो, तो आपको क्या याद रखना है, चित्तौड़ पर जब आक्रमण करते हैं तो शासक कौन रहता है? राणा रतन सिंह था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान में उनके साथ था। अब चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो था, यहाँ भी है ना। चित्तौड़ के किले के बारे में उसने व्यक्त किया है कि हिंदुओं का स्वर्ण सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा है। हिंदुओं का स्वर्ग सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा है, ऐसा उसने किसके बारे में बोला है? चित्तौड़ के किले के बारे में। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान उसके प्रसारवादी नीति का परिणाम था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत से ज्ञात होता है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, उन्होंने एक इनकी रचना है पद्मावत, जिसको आप 12 मासा के नाम से भी जानते हैं। उसकी जो नायिका है नागमती है, और रतन सिंह के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से उसके वियोग में रहती है। और 12 महीने जो होते हैं, तो हर एक महीने में मतलब कुछ सॉन्ग है, उसमें कुछ गीत है, इस तरीके से लिखा गया है। तो किसी ने पढ़ा होगा, अगर कोई हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होगा, बहुत अच्छा लिखा है। तो मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उससे पता चलता है, मतलब वो सोर्स है कि अलाउद्दीन खिलजी ने संभवतः राणा रतन सिंह की अनुपम सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यह अभियान किया था। किंतु यह एक साहित्यिक सत्य है, लेकिन ये एक साहित्यिक सत्य है। ठीक है। तो ये चले जाते हैं उसी को देखने के लिए, जो रतन सिंह है, और इनके वियोग में रहती है नागमती। तो वही है 12 मासा पद्मावत। ठीक है। बहुत अच्छी रचना है, पढ़िएगा अगर वक्त लगे तो। चलिए, वस्तुतः चित्तौड़ का सामरिक महत्व था। चित्तौड़ का सामरिक महत्व था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी इसे प्राप्त करना चाहता था। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, 1303 में, तथा किले का घेरा डाला। राजा रतन सिंह ने 7 माह तक बहादुरी से उसका मुकाबला किया। अंत में अगस्त 1303 ईस्वी को किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। मतलब काफी 7 महीने तक दोनों पक्षों में संघर्ष होता रहा, और फाइनली होता क्या है कि अलाउद्दीन जो है इस पर मतलब जीत जाता है, अधिकार कर लेता है। राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर कर लिया। जौहर फिर से वही कि इनको डर रहता है कि ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे साथ आके दुष्कर्म करें। ठीक है। तो ये पहले से ही जौहर कर लेते थे। ठीक है। राजपूत प्रमाणों के अनुसार राजा रतन सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो उसके मरने के बाद ही रानी पद्मिनी के साथ, जो उनके साथ और स्त्रियां थी, उन्होंने जौहर कर लिया था। किंतु इसामी और अमीर खुसरो ने लिखा है कि राणा रतन सिंह ने अपनी पराजय के पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसा ये बोलते हैं कि जब ये पराजित होते हैं तो ये क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं और अलाउद्दीन की शरण में चले जाते हैं। अमीर खुसरो जो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था, चित्तौड़ की घेराबंदी का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार अलाउद्दीन के आदेश से किले में शरण लिए हुए
ऐसा बताया जाता है, जो इन्होंने लिखा है क्या नाम है इनका, अमीर खुसरो, कि अलाउद्दीन के आदेश से किले में शरण लिए हुए 30,000 किसानों का संहार कर दिया गया, मार दिया गया। और चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने यहाँ का शासन प्रबंध अपने ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया, ठीक है, तथा उसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया। और उसी के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया गया, खिजराबाद कर दिया गया। किंतु राजपूतों के दबाव के कारण 1311 ईस्वी में खिज्र खां को चित्तौड़ छोड़ने पर विवश कर दिया गया। आगे 1311 में खिज्र खां को चित्तौड़ छोड़ने पर राजपूतों ने विवश कर दिया और उसे छोड़ना भी पड़ा। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने अपने एक मित्र राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया, किंतु राजपूतों ने मालदेव को अपने शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो ये था आपका चित्तौड़ अभियान। आगे बढ़े। रतन सिंह के ही एक वंशज, इसमें थोड़ा सा और है, रतन सिंह के एक ही वंशज हमीर देव ने मालदेव की निरंतर परेशान किया मालदेव को, और मालदेव ने उसे संतुष्ट करने के लिए अपनी एक पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, ठीक है। रतन सिंह के ही एक वंशज थे हमीर देव, इन्होंने मालदेव को परेशान किया और इसने क्या किया कि मालदेव ने उसे संतुष्ट करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इसके बाद भी हमीर देव का चित्तौड़ जीतने का प्रयास जारी रहा। अंत में 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद उसने चित्तौड़ और संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया। अलाउद्दीन जब मरता है, जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद जाके चित्तौड़ स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पद्मिनी की कथा भी देख लेते हैं। पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, जिसको आप 12 मासा के नाम से भी जानते हैं, 12 महीनों का उसमें वर्णन है। और जो नागमती होती है वो अपने पति के वियोग में, है ना, 12 महीनों का उसमें वर्णन किया है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मतलब रचना है उनकी, जायसी की। जब भी वक्त लगे तो पढ़िएगा। तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। पद्मावत के अनुसार, ये जो पद्मावत लिखी है जायसी ने, उसके अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण ही रहता है कि पद्मिनी को प्राप्त करना। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मेन कारण क्या था, पद्मिनी को प्राप्त करना, जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ के किले का घेरा डाला, तब उसने यह शर्त रखी थी कि यदि पद्मिनी की एक झलक देख लेगा तो वह वापस चला जाएगा। राणा ने यह शर्त स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन को किले में लाया गया तथा एक दर्पण के द्वारा उसे रानी पद्मिनी की झलक दिखाई गई। पद्मिनी की झलक देखकर अलाउद्दीन को उसे पाने की इच्छा और बढ़ गई। जब राणा रतन सिंह और उसके सैनिक अलाउद्दीन को किले के बाहर छोड़ने आए, तो उन्हें अलाउद्दीन के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया, ठीक है। आगे देखिए। अलाउद्दीन ने राणा को छोड़ने के बदले में रानी पद्मिनी का हाथ मांगा। उसने ये शर्त रखी कि रानी पद्मिनी का हाथ मुझे दे दो, तब मैं इनको छोड़ दूंगा। राजपूतों ने भी अलाउद्दीन के छल का प्रत्युत्तर छल से देने का निश्चय किया। पद्मिनी ने यह संदेश भेजा कि वह अपने सेवकों के साथ आ रही हैं। 700 पालकियों, जिसमें वीर राजपूत सैनिक बैठे हुए थे, सुल्तान के शिविर में पहुंचे और यह बताया गया कि उनमें रानी के पहरेदार हैं, ठीक है। 700 पालकियां उनके साथ ही ये जाती हैं और उसमें राजपूत सैनिक बैठे होते हैं। अतः अलाउद्दीन धोखा खा गया। राजपूत सैनिक अचानक आक्रमण कर राजा राणा रतन को छुड़ा लिए तथा रानी पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ पहुंच गए। गोरा व बादल ने चित्तौड़ दुर्ग के बाहरी द्वार पर आक्रांताओं का सामना किया। इनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, गोरा और बादल। किंतु दिल्ली की सेनाओं के विरुद्ध अधिक समय तक नहीं टिक सके। इसके बाद राणा रतन सिंह ने कुंभलगढ़ के शासक देवपाल पर आक्रमण किया। उसने उनकी उस अनुपस्थिति में पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इस युद्ध में देवपाल मारा गया, किंतु राणा रतन सिंह घायल हो गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी चिता के साथ रानी पद्मिनी ने भी जौहर कर लिया। पद्मिनी की कहानी के विषय में विद्वानों में मतभेद भी है।
अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर BP सक्सेना, डॉक्टर KS लाल इस कहानी की सत्यता में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो ये था रानी पद्मिनी का थोड़ा सा थोड़ी कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मालवा अभियान पर, है ना। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइनुल मुल्क, मुल्तान का सूबेदार क्या है, आइनुल मुल्क है, उसको मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1305 में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइनुल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय मालवा का शासक कौन था, महलक देव था। मालवा महलक देव। हरनंद कोका प्रधान इसको बोलते हैं, हरनंद महलक देव का सेनापति था। तो हरनंद महलक देव का सेनापति था, जो एक योग्य राजनीतिज्ञ और कुशल योद्धा भी था। आइनुल मुल्क ने महलक देव को पराजित किया। आइनुल ने महलक देव को पराजित कर दिया। इसी युद्ध में उसका सेनापति हरनंद मारा गया। हरनंद जो है, हरनंद का किस्सा हो गया खत्म। महलक देव भाग गया और भागकर कहा गया, मांडू चला गया। आइनुल मुल्क ने मांडू पर चढ़ाई की। आइनुल मांडू भी गया और एक युद्ध में महलक देव मारा गया। 1305 ईस्वी में किले पर आइनुल मुल्क का अधिकार हो गया। तत्पश्चात उसने उज्जैन, धार, चंदेरी को जीत लिया। मालवा को दिल्ली राज्य में शामिल कर आइनुल मुल्क को विजित क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। फाइनली हुआ ये कि मालवा को जीत लिया गया। ठीक है, घटना कब की है, 1305। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का शासक याद रखिएगा महलक देव, मालवा महलक देव। सेवान पे आते हैं। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सेवान पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन है, परमार राजपूत शीतल देव। सेवान शीतल देव। एक कड़े संघर्ष के बाद शीतल देव युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। उसके राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ इक्तादार नियुक्त किया गया। तो जो कमालुद्दीन है उसे इक्तादार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो सेवान 1308। शासक की बात करें, शीतल देव था। एक कड़े संघर्ष के बाद फाइनली ये हार जाते हैं और सेवान को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है और कमालुद्दीन को यहाँ का इक्तादार बनाया जाता है। आगे बढ़े, जालौर पे आते हैं। जालौर अभियान अलाउद्दीन का उत्तर भारत में अंतिम अभियान था। वहां का शासक चौहान वंशी कान्हा देव। जालौर में कान्हा देव, चौहान वंशी, कृष्ण देव तृतीय के नाम से भी जानते हैं कान्हा देव को, कृष्ण कान्हा। ठीक है, एक साहसी और महान योद्धा था। 1304 ईस्वी में उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु बाद में उसने अलाउद्दीन को रण क्षेत्र में मुकाबला करने की चुनौती दी। उसके इस वक्तव्य से अलाउद्दीन अप्रसन्न हो गया। 1311 ईस्वी में उसने अपनी दासी गुल बहिस्त से उत्पन्न पुत्र मलिक शाहीन के नेतृत्व में कान्हा देव के विरुद्ध एक सेना भेजी। तो ये जो अलाउद्दीन है वो उससे अप्रसन्न था और 1311 में उसने अपने, उसकी दासी थी, नाम था उसका गुल बहिस्त, उससे जो उत्पन्न उसका पुत्र था, नाम क्या था उसका, मलिक शाहीन। मलिक शाहीन के नेतृत्व में जालौर पर मतलब कान्हा देव के विरुद्ध एक सेना भेजी गई। इस युद्ध में गुलबहिस्त भी सेना के साथ जालौर गई। गुलबहिस्त भी साथ में गई जो कि एक दासी थी और फिर उसके बाद बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मलिक शाहीन युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। ये भी खत्म हो गया। अंत में अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग, जो कि इक्तादार बनाया गया था, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। कमालुद्दीन ने जालौर को जीत लिया और कान्हा देव और उसके सभी संबंधी मारे गए एंड केवल उसका एक संबंधी बचा था। ठीक है, तो ये था आपका जालौर। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत विजय। हमने बहुत डिटेल में देखा, दक्षिण भारत विजय को हम लोग देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण विजय की बात करते हैं अगर, तो अलाउद्दीन भारत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता।
दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। मुसलमानों का दक्षिण पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1296 ईस्वी में इसने किया था। और इसी को ही देवगिरी पे आक्रमण करता है, देवगिरी को लूटता है और वहां से धन लेकर जाता है और क्या बोलता है जलालुद्दीन से कि मुझे बहुत पश्चाताप है और मैं ये धन वापस करना चाहता हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं, और बुलाता है अपने कड़ा मानिकपुर में इसको जलालुद्दीन खिलजी को। ये भी पिघल जाता है, वहां जाता है और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी? जलालुद्दीन की, जो कि उसका चाचा भी होता है और ससुर भी होता है। ठीक है, तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था। यद्यपि अलाउद्दीन ने दक्षिण राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। देखिए, जो उत्तर भारत विजय थी वहां पे साम्राज्यवादी नीति थी कि जीतना और फिर उसे अपने राज्य में मिला लेना, लेकिन यहाँ पे उसकी ये नीति नहीं थी। उसने क्या किया? उन्हें जीता बस। ठीक है, क्योंकि उसका दक्षिण अभियान मुख्यतः धन प्राप्ति के लिए था, है ना। इसको नसीहत दी गई थी कि अगर आपको राज करना तो उसके लिए, अगर आपको आगे बढ़ना है या फिर आपको सत्ता पे बैठना है तो आपको उसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी, या आपको अभियान करना तो उसके लिए भी धन की जरूरत पड़ेगी। और वही सोचकर ही इसने दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को था। मलिक काफूर जो कि एक किन्नर था, हिजड़ा था, उसे खरीद के लाया गया था गुजरात अभियान के दौरान, है ना। और यही है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण किया। इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। यहाँ भी अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र को सम्मिलित करते हुए यादवों का राज्य था, यादव वंश। ठीक है, इनकी राजधानी देवगिरी, पढ़ा चुकी हूं मैं, आधुनिक दौलताबाद। और यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। दक्षिण पूर्व में तेलंगाना का काकतीय राज था, जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, सेकेंड। उसकी राजधानी वारंगल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वारंगल दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध नगर था। विदेशी व्यापार के कारण यहाँ के शासकों के राजकोष में स्वर्ण और रत्नों का एक विशाल भंडार एकत्रित हो गया था। देवगिरी के दक्षिण और तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में होयसल राज्य भी था। इसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी, होयसल की द्वार समुद्रम। ठीक है, यहाँ का शासक जो था वीर बल्लाल तृतीय था। सुदूर दक्षिण में पांडे राज्य था, जिसे मुसलमान इतिहासकार ने माबर या मालाबार राज्य के नाम से पुकारा था। इसकी राजधानी मदुरा थी। क्या थी? मदुरा। यहाँ का शासक अलाउद्दीन का समकालीन कुलशेखर था। तो ये आपको याद रखना है, यादवों का राज्य था, इसकी राजधानी देवगिरी, आधुनिक दौलताबाद थी। यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। तो देवगिरी, रामचंद्र देव। दक्षिण पूर्व में तेलंगाना में काकतीय राज्य था, जिसका शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय और उसकी राजधानी थी वारंगल। ठीक है, काकतीय प्रताप रुद्रदेव, राजधानी वारंगल। वारंगल दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध नगर था। विदेशी व्यापार के कारण ये बहुत समृद्ध था। ठीक है, इसके पास रत्न स्वर्ण के जो है भंडार थे। देवगिरी के दक्षिण में तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में होयसल राज्य था। राजधानी इसकी द्वार समुद्र थी। यहाँ का शासक वीर बल्लाल था, होयसल वीर बल्लाल। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था, जिसमें मुसलमान इतिहासकार मालाबार राज्य के नाम से पुकारा था, और इसकी राजधानी मदुरा थी। और यहाँ शासक अलाउद्दीन का समकालीन कुलशेखर था। तो ये आपको रट लेना है। ठीक है, चलिए, इसके 2 पुत्र सुंदर पांडे और वीर पांडे थे। ठीक है, पांडे की बात कर रही हूँ। सुंदर पांडे ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के समय पांडे राज्य की सत्ता के लिए गृह युद्ध चल रहा था। पांडे राज्य में अलाउद्दीन की प्रभुता को स्वीकार नहीं की थी। पांडे राज्य के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे छोटे शासक भी थे, जैसे नीलोर जिले का शासक मनपमा सिंह, उड़ीसा का शासक भानुदेव, कोलूम का शासक रवि वर्मन और मंगलौर का शासक बंकी देव आलुपेंद्र था। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके दक्षिण भारत के विजय को देखते हैं।
तो देवगिरी अभियान, पहला अभियान अलाउद्दीन खिलजी का 1307 और 1308। मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 और 8 में देवगिरी के विरुद्ध था। और यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव, राजा रामचंद्र देव। उसकी सहायता के लिए अलप खां को भी भेजा गया था। देवगिरी के अभियान के लिए निम्नलिखित कारण थे, कुछ कारण थे, उनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, राजा रामचंद्र ने गुजरात के राजा कर्ण को अपने यहाँ शरण दी थी। आप गुजरात विजय देख चुके हैं, पहला वही रहता है उत्तर भारत में, ठीक है। और बगलाना, गुजरात का एक राज्य था बगलाना का क्षेत्र स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए दिया था। तो ये कारण था पहला। दूसरा था कि 1296 में 1296 ईस्वी में रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर, देखो सफल आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष उसे एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु अलाउद्दीन की राजपुताना एवं सीमांत क्षेत्रों में व्यस्तता के कारण रामचंद्र देव कर भेजना बंद कर देता है। ऐसा एक संधि हुई थी कि मैं तुम्हें टैक्स भेजूंगा, लेकिन बाद में ये नहीं भेजते हैं, तो ये भी कारण था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मलिक ए जहां कमला देवी और अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की मलिक ए जहां कमला देवी अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती थी। ठीक है, पहले अलप देव ने राजा कर्ण पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। उसकी पुत्री देवल रानी सैनिकों के हाथों पकड़ी गई। अलप खां उसे सुल्तान के पास भेज दिया, जहां उसकी मां कमला देवी भी थी। कुछ दिनों बाद उसका विवाह खिज्र खां जो कि पुत्र था से कर दिया गया। उधर मलिक काफूर संपूर्ण मार्ग में लूटपाट लूटता हुआ और देवगिरी पहुंचता है। एक युद्ध में राजा रामचंद्र देव पराजित हो गया और उसका पुत्र शंकर देव, सिंघन देव के नाम से भी जानते हैं, युद्ध से भाग निकला। वो युद्ध में था ही नहीं, वो वहां से जान छुड़ाकर भागा। अतः रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुत्र भाग गए तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसे बंदी बनाकर सुल्तान अलाउद्दीन के पास लाया गया। राजा रामचंद्र देव को बंदी बना लिया जाता है, दिल्ली लाया जाता है और वो आज यहाँ पे बंदी बनाकर लाए जाते हैं। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, ऐसा बोला जाता है कि उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। उसे राय रायान की उपाधि भी दी अलाउद्दीन ने, और राज शक्ति का प्रतीक स्वर्ण छत्र भी प्रदान किया। तो इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया, उनको लाया गया दिल्ली, और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राय रैन की उपाधि दी, बहुत अच्छा व्यवहार किया उनके साथ, और प्लस उन्हें एक सोने का छत्र भी दिया। इसके अतिरिक्त रामचंद्र देव का 1 लाख स्वर्ण टंका तथा गुजरात में नौसारी की जागीर दी गई। संभवतः इसी समय रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री शात्यापाली का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया था। रामचंद्र देव अलाउद्दीन के व्यवहार से इतना संतुष्ट हुआ कि उसका वफादार मित्र बन गया। बाद में इन दोनों में मित्रता हो जाती है। ठीक है, पुत्री का विवाह वो कर देते हैं। ओके, उसने अन्य दक्षिणी विजयों में सुल्तान की सहायता भी की। ऐसा बोला जाता है कि और जो इसने दक्षिण भारत में जो राज्य थे उन पर विजय जब किया तो वहां पे इसकी अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प भी की, मतलब दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी। बर्नी कहते हैं, बर्नी के अनुसार, बर्नी का कहा हुआ हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामचंद्र देव सुल्तान की इस उदारता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जीवन पर्यंत, मतलब जीवन पर्यंत फिर कभी सुल्तान का विरोध नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा आता है तेलंगाना वारंगल अभियान। हमने अभी एक साथ देख लिया था तेलंगाना, वारंगल, होयसल, है ना। तो अब हम देखते हैं तेलंगाना वारंगल अभियान 1309 और 10 में। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव। तो तेलंगाना प्रताप रुद्रदेव। नवंबर 1309 ईस्वी में मलिक काफूर अपने तेलंगाना अभियान के लिए प्रस्थान किया। पहले तो वो देवगिरी, अब आते हैं तेलंगाना। ठीक है, राजधानी है वारंगल। प्रस्थान किया, सर्वप्रथम वह देवगिरी पहुंचता है, सबसे पहले देवगिरी पहुंचता है। वहां से सैनिक सहायता और रसद प्राप्त कर वारंगल की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने सिरवर के किले को जीत लिया और जनवरी 1310 ईस्वी में वारंगल पहुंचकर वहां पर घेरा डाल लिया। प्रताप रुद्रदेव अधिक समय तक अपनी रक्षा नहीं कर सका।
प्रताप रुद्रदेव ज्यादा समय तक नहीं टिका, अतः संधि की इच्छा प्रकट की। उसने बोला ट्रीटी कर लो, वो भी परेशान, इधर भी कब तक कोई ऐसे वेट करेगा। उन्होंने बोला कि हम एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि करते हैं। और दोनों के बीच होता क्या है, उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसमें गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेजा। उसने एक सोने का जो प्रताप रुद्र है, अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और गले में एक जंजीर डालकर, और एक तरीके से ये एक आत्मसमर्पण का प्रतीक था, और उसने प्रस्तुत किया किसके आगे, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर ने इस संधि को स्वीकार कर लिया और संधि के अनुसार प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को 100 हाथी, 700 घोड़े और अतुल धनराशि प्रदान की। और इन लोग का दक्षिण भारत पर जो आक्रमण का उद्देश्य था वो था ही धन प्राप्ति, है ना। उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। खफी खां ने लिखा है, खफी खां कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था, जिसे काफूर ने सुल्तान अलाउद्दीन को भेंट किया, कोहिनूर हीरा। और इस विजय से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने मलिक काफूर का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। जब मलिक काफूर जाता है तेलंगाना विजय के बाद, तो इसका भव्य स्वागत किया जाता है। ठीक है, मलिक काफूर का। तो कोहिनूर हीरा मिल चुका है इनको। कोहिनूर हीरा के बारे में जान लेते हैं। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन के समय में मिलता है, जब प्रताप रुद्रदेव ने इसे अलाउद्दीन को दिया। इसका पुनः उल्लेख बाबर के काल में मिलता है, जब मालवा के शासक महमूद सेकंड ने इसे हुमायूं को सौंपा था। महमूद सेकंड जो मालवा का शासक था, उसने किसको दिया था, हुमायूं को दिया था। ठीक है, बाबर, हुमायूं, फिर आते हैं कौन, हुमायूं के बाद अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां, और फिर आपके आ जाते हैं औरंगजेब। ठीक है, हुमायूं को सौंपा। शाहजहां के काल में हमें पुनः इसका उल्लेख मिलता है, जब गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर गुमला ने इसे शाहजहां को दिया था। उत्तरकालीन मुगल शासक यानी औरंगजेब, जब 3 मार्च 1707 को उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उसके वंशज आते हैं उनको उत्तर मुगल काल बोला जाता है, उत्तर मुगल कालीन शासक। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1526 ईस्वी में आपका शुरू हो जाता है मुगल, है ना। इसकी नींव कौन डालते हैं, बाबर। बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं। मैं ऐसे ही लिख देती हूँ शॉर्ट में। हुमायूं के बाद कौन आते हैं, अकबर, है ना। और अकबर के बाद कौन आएंगे, जहांगीर, जिनको सलीम के नाम से भी आप जानते हैं। फिर आते हैं शाहजहां, और फिर आते हैं लास्ट में आपके औरंगजेब, है ना। औरंगजेब 3 मार्च 1707 को इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1526 से 30 रहते हैं बाबर, और हुमायूं रहते हैं 1530 से 40, 15 साल गैप। 1555-56 में आते हैं, 56 में इनकी डेथ हो जाती है हुमायूं की। 1556 द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है। 1556 से लेके 1605 तक रहते हैं अकबर, और 1605 से लेके 1627 आपके रहते हैं जहांगीर। और 1627, एक साल तो ऐसे चला जाता, 1627 से लेके 1657, यस, आपके रहते हैं शाहजहां। और 1657 से लेके 1707 तक रहते हैं आपके औरंगजेब। ठीक है, 1658 में एक्चुअली वो बैठते हैं, 1 साल तक तो लड़ाई ही चलता रहता है। तो ये इनका क्रम था। आ जाइए, कोहिनूर हीरा उत्तर मुगल कालीन मोहम्मद शाह ने इसे फारस से आक्रमणकारी नादिर शाह को दे दिया था। अफगानिस्तान का भगोड़ा शासक शाह सुजा इसे सिख शासक रणजीत सिंह को देता है। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने जब 1849 में 1849 में सिख राज को ब्रिटिश राज में मिला लिया, तब वह अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, और यह ब्रिटिश राजमहल में सुरक्षित है। तो ये कोहिनूर हीरे का किस तरीके से किसके हाथ से किसके हाथ में गया, और फाइनली ये कहां पे है, ये एक थोड़ा सा एक कहानी था कोहिनूर हीरे का। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, जरूरी है। 1526 से 30 बाबर, ठीक है। 1530 से 40 एक काल होता है हुमायूं का,
और 15 साल के लिए गायब रहते हैं। 1555 में आते हैं, 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनका बेटा आएगा अकबर, 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है, और ये नवंबर 1556 में है ना, और अप्रैल 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। 1556 से लेके 1605 तक अकबर रहते हैं। 1605 से लेके 1627 तक कौन रहता है? जहांगीर। और 1627 से लेके 57 शाहजहां। 1658, क्योंकि एक साल तक एक तरीके से गृह युद्ध करते हैं कौन? औरंगजेब। तो 1657 मान के नहीं, 1658 से हम उसे काउंट करते हैं। 1658 से 1707 मार्च 3 तक रहते हैं औरंगजेब, ठीक है। और उसके बाद मुगल काल की बर्बादी शुरू हो जाती, क्योंकि औरंगजेब जैसा फिर कोई आता नहीं है, ठीक है। द्वार समुद्र अभियान, अब आ जाते हैं द्वार समुद्र अभियान 1311। होयसल दक्षिण का एक अन्य प्रसिद्ध राज्य था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। वीर बल्लाल तृतीय था, थर्ड, है ना, वीर बल्लाल तृतीय था। देवगिरी व तेलंगाना की सफलताओं ने अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। फलस्वरूप वह एक सुदूर दक्षिण तक अपनी सैनिक गतिविधियों का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य से 1310 ईस्वी में मलिक काफूर को द्वार समुद्र अभियान के लिए भेजा गया। लगातार विजय हो रही थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना सुदूर दक्षिण तक अपना एक वर्चस्व कायम करूं। और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने अपने सेनापति परशुराम पारस देव को काफूर की सहायता के लिए भेजा। दोनों मित्र बन चुके हैं, उसने इसकी हेल्प भी की। उस समय वीर बल्लाल तृतीय अपने पड़ोसी राज्य मदुरा पर आक्रमण में व्यस्त था। वो मदुरा पर आक्रमण में व्यस्त थे और उन्हीं के राज्य पर आक्रमण होने वाला है ना। परिस्थिति का लाभ उठाकर मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर चढ़ाई की और इस आक्रमण की घटना सुनकर वीर बल्लाल राजधानी लौट कर आया। मदुरा में व्यस्त था, लेकिन उसने जब सुना कि मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया है द्वार समुद्र में, तो वो वापस आता है, किंतु वह द्वार समुद्र की सुरक्षा नहीं कर सका। बाध्य होकर उसे संधि करनी पड़ी। उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। बाद में ये टैक्स देना भी स्वीकार कर लेता है। बाद में वह दिल्ली गया, जहां अलाउद्दीन ने उसका सम्मान किया और उसका राज्य वापस कर दिया। उसका जो राज्य उसने हड़पा था वो वापस कर दिया। नेक्स्ट आते हैं पांड्य मदुरा अभियान। द्वार समुद्र से काफूर पांड्य राज्य के लिए प्रस्थान करता है। द्वार समुद्र से अब पांड्य की ओर बढ़ा और उस समय वह दोनों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, कौन कौन? सुंदर पांडे और वीर पांडे, वहां दोनों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। यहाँ पे ये दोनों जो थे वीर और सुंदर, इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। इसी समय मलिक काफूर का इस पर आक्रमण होता है और उसके बाद सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन से सहायता मांगी। अलाउद्दीन से सहायता मांगता है। अलाउद्दीन के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। वह तत्काल मलिक काफूर को मदुरा पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। आक्रमणकारियों से सहायता मांग रहा था। काफूर का मदुरा अभियान भी सुदूर दक्षिण तक पहुंचना था और काफूर 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य की सीमा में प्रवेश करता है। 1311 में पांड्य राज्य की सीमा में ये प्रवेश कर जाते हैं मलिक काफूर। और फिर उसके बाद वीर पांड्य के प्रमुख स्थान वीर धूल पर आक्रमण किया, और किंतु वीर पांड्य यहां से जा चुका था। यहां से लूट मार कर मलिक काफूर कुंडूर पहुंचा, जहां से खजाना व 120 हाथी मिले, परंतु वीर पांडे यहां से भी जा चुका था। तत्पश्चात वहां पे बरमतपति आधुनिक चिदम्बरम जो है उस पर आक्रमण किया और लिंग महादेव के सोने के मंदिर को भी लूटा। यहां से वह पांडे राज्य की राजधानी मदुरा पर आक्रमण करता है। मदुरा पर आक्रमण करता है और अपार संपत्ति को लूटता है। वीर पांडे को पकड़ने के लिए काफूर के सभी प्रयत्न असफल हो जाते हैं। वीर पांडे को पकड़ नहीं पाते। वो जब भी जहां गए वो वहां से भाग गया, असफल रहे। इस कारण पांडे राज्य अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना, किस राज्य ने, किस दक्षिण भारतीय राज्य ने अलाउद्दीन के अधीनता को स्वीकार नहीं किया? दैट इज ये पांडे राज्य, ठीक है। धन की दृष्टि से यह आक्रमण काफूर का सबसे सफल आक्रमण था और
अप्रैल 1311 ईस्वी में मलिक काफूर अपार संपत्ति के साथ उत्तर भारत पहुंच जाता है, इसको लूटता है और उसके बाद पहुंच जाता है उत्तर भारत। ठीक है, देवगिरी का द्वितीय अभियान देख लेते हैं। 1312 ईस्वी में पहला होता है और फिर उसके बाद द्वितीय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मलिक काफूर का दक्षिण में अंतिम अभियान देवगिरी के विरुद्ध था। 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। 1312 में रामचंद्र देव, जो कि इनके फ्रेंड बन जाते हैं, उनकी हो जाती है डेथ, और उनका ज्येष्ठ पुत्र शंकर देव, याद है सिंघन देव जो भाग जाता है ना, तब ये आत्मसमर्पण करते हैं। सिंघन देव द्वितीय गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही उसने अलाउद्दीन की अधीनता अस्वीकार कर दी, उसने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। 1313 ईस्वी में उसे दंड देने के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। उसने जब अधीनता स्वीकार नहीं की शंकर देव ने, तो अलाउद्दीन ने उसे पनिशमेंट देने का सोचा। उसने सोचा मैं इसे दंड दूंगा, और उसके लिए उसने किसको भेजेगा? मलिक काफूर, है ना, योग्य सेनापति। शंकर देव ने काफूर का मुकाबला किया किंतु युद्ध में मारा गया। देवगिरी का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दिल्ली में अलाउद्दीन की मलिकाए जहां और उसका भाई अलप खां काफूर के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न कर रहे थे। इस कारण मलिक काफूर देवगिरी में ही रहकर स्वयं शासन करने का विचार किया। उसने तेलंगाना और होयसल राज्यों का कुछ भाग सीधे अपने शासन में मिला लिया और वहां शासन प्रबंधन की देखरेख करने लगा। किंतु 1314 ईस्वी में यादव राजवंश का एक सदस्य था, हरपाल देव को वहां का शासन व्यवस्था जो थी वो सौंप दिया गया। 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन की बीमारी का समाचार सुनकर दिल्ली लौट आया। ठीक है, तो ये हमने दक्षिण भारत की विजय को देख लिया काफी डिटेल में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।